अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा। अब से थोड़ी देर में जब मैं बोल रहा हूँ, पाकिस्तानी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम, जिन्होंने चंद दिन पहले पेरिस के ओलंपिक्स के अंदर, समर ओलंपिक्स के अंदर एक नया एशियन रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया 92 मीटर से ज़्यादा जेवलिन थ्रो करने का। वो अब लाहौर पहुँच रहे हैं और जहाँ बहुत ही बड़ा अजीम व शान सरकारी उनका इस्तकबाल हो रहा है। पुलिस के 150 अफसर और जवान लगाए गए हैं, डीएसपी लगाए गए हैं, उनको बहुत बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया है। पहले खबर ये भी थी कि पाकिस्तान के मुमताज़ सियासतदान जो हैं, वो अरशद नदीम के ऊपर अल्लाह ने उनको जो इज़्ज़त दी है और इंटरनेशनल उनको जो अवार्ड्स मिले हैं, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और उनकी बस पे सवारी करेंगे। अब इस स्टेज के ऊपर ये क्लियर नहीं है कि बस पे सवारी करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन मैं चंद कमेंट्स ये करना चाहता हूँ कि अरशद नदीम के ओलंपिक्स के ऊपर जिस तरह से पाकिस्तान का सरकारी ढांचा, सियासी ढांचा और पूरा का पूरा पाकिस्तानी निज़ाम और ज़राए अबलाग जो हैं, जिसमें मीडिया के लोग भी शामिल हैं, जिस तरह से ये अपनी एक्साइटमेंट का और खुशी का और रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी सिस्टम पूरे के पूरे की मुनाफ़क़त जो है, इसकी जो हिपोक्रेसी है, इसे ये एक्सपोज़ करता है। और इसकी बहुत सी एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख सकता हूँ। जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे ना स्कूल के अंदर और कॉलेज के अंदर, तो हम एक छोटा सा स्लाइस काटते थे खीरे का, या मुंह में से एक को लिया करते थे स्पेसिमन छोटा सा, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखते थे और वो जो छोटा सा माइक्रोस्कोपिक स्पेसिमन होता है, वो पूरे के पूरे निज़ाम जो है उसकी तमाम हकीकत को एक्सपोज कर देता है। सारी बीमारियाँ, ये सारा ढांचा जो है वो आपको नज़र आने लग जाता है। अब अरशद नदीम जो हैं, जब उनको ये गोल्ड मेडल मिला, उसके बाद से उन्हें इम्तियाज़ हिलाल देना चाहते हैं प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब। सबसे पहले तो 2 दिन पहले खबर आई थी कि सिंध की हुकूमत ने को 50 मिलियन या 51 मिलियन यानी 5 करोड़ से ज़्यादा का उनके लिए रिवॉर्ड रखा है। बड़ी अच्छी बात है, शाबाश, एक्नॉलेज उनको किया। फिर पंजाब की तरफ से चीफ मिनिस्टर जनाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की स्टेटमेंट आई कि पंजाब की हुकूमत 100 मिलियन यानी 10 करोड़ रुपया जो है वो उनको देगी। और अब प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की तरफ से हदायत आई हैं कैबिनेट डिवीज़न के लिए कि अरशद नदीम जो है उनको हिलाल इम्तियाज़ जो है वो दिया जाएगा, और उसकी हदायत जो है वो प्रेसिडेंसी से इशू करती गई। इसके साथ ही खबर आई है कि ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर जो है फॉर्म 47 के जनाब शहबाज शरीफ साहब, वो पीछे नहीं रहना चाहते थे, और शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने एक स्टैम्प इशू करना, जो पाकिस्तान के 77वें नेशनल डे 14 अगस्त की मुनासबत से जो पाकिस्तान का डाक खाना इशू कर रहा है टिकट, उसके ऊपर अरशद नदीम की पिक्चर होगी। ये सब कुछ हो गया, लगता है कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कौम है। लेकिन अरशद नदीम का वो इंटरव्यू भी आप लोगों को याद होगा, जिसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरह कितनी गुर्बत और कितने नामुसाइद हालात में और किसी भी स्टेप एंड स्टेज के ऊपर पाकिस्तान में कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं थे या पाकिस्तान की कोई हुकूमत ऐसी नहीं थी जो टैलेंट को रिकगनाइज़ करती। और अरशद नदीम, जिसने आज कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की इज़्ज़त बुलंद की, वो तो उसको दुनिया ने, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसको इज़्ज़त दी। अल्लाह ताला की ये है कुदरत है कि जिसको इज़्ज़त दे, वरना पाकिस्तान के निज़ाम ने अरशद नदीम और अरशद नदीम की तरह के सैकड़ों जो टैलेंटेड नौजवान हैं, जो खाली एथलेटिक्स में नहीं होंगे और भी स्पोर्ट्स में होंगे, वो और फील्ड के अंदर भी एग्जिस्ट करते होंगे, शायद वो ह्यूमन राइट्स में भी हों, शायद वो वकालत के अंदर भी एग्जिस्ट करते हों, शायद वो मेडिसिन में हों, चाहे वो साइंस में हो, रिसर्च में हो, उनका क्या किया। अरशद नदीम जो हैं वो तो ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से टोक्यो ओलंपिक्स में जब वो जाना चाहते थे तो उनको फैसिलिटेट नहीं किया गया। और मैंने तो एक खबर ऐसी भी देखी है जो यकीन नहीं आता कि नीरज चोपड़ा, जो उनके राइवल हैं, जो इस वक्त भी सेकंड आए हैं, जिनसे कि अरशद नदीम जीते हैं, वो किसी स्टेप एंड स्टेज में अरशद की बहुत इज्जत भी करते रहे और अरशद नदीम की मदद भी करते रहे उनके जेवलिन वगैरह लेने के लिए। लेकिन इस वक्त जब अरशद नदीम लाहौर के एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं, तो बताया जाता है पाकिस्तान के ज़राए ब्लॉग में कि एक पाकिस्तान की रिटायर्ड मेजर जनरल साहब जो हैं, जो गालिबन किसी स्पोर्ट्स अथॉरिटी को हेड करते हैं, मेजर जनरल राही साहब जो हैं, वो भी अरशद नदीम के साथ आ रहे हैं। यानी पूरा का पूरा निज़ाम जो है, अरशद नदीम को अल्लाह ताला ने और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने या इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसने जो उनको इज्जत दी है और उनको रिकग्निशन दी है, उस रिकग्निशन को पूरा का पूरा पाकिस्तान का सियासी और इंतज़ामी ढांचा जो है वो कैश करना चाह रहा है। ये तो होगी एक एग्जाम्पल। अब इस सिस्टम की मुनाफ़िकत की एक और एग्जांपल मैंने देखी है और उससे 14 तबक रोशन हो जाते हैं। वो ये है कि PMLN के रिलेटेड जनाब सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने कहीं एक ट्वीट किया है, महज एक ट्वीट उन्होंने किया। ज़रा गौर कीजिए कि सेनेटर इरफान सदीकी साहब सरकार के हुकूमत की रिप्रेजेंटेटिव जमात PMLN के सेनेटर हैं।
अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, मैसेज को लाने के सामने वो ट्वीट करते हैं, लेकिन वो ये पोजीशन नहीं लेते कि पाकिस्तान के अंदर ट्विटर जो है, ये एक्स जो है, इसे खुला होना, इसे खोलना चाहिए, इसके ऊपर पाबंदी ख़त्म होनी चाहिए। कभी आपने कोई ऐसी स्टेटमेंट देखी है, कभी आपने कोई ऐसी खबर देखी है कि इरफान सदीकी साहब ने ये मुतालबा किया हो कि पाकिस्तान में एक्स या ट्विटर जो है, जिसको 17 फरवरी से बंद किया हुआ है पाकिस्तान के लोगों की आवाज़ को कुचलने और दबाने के लिए, इसे खोलने की ज़रूरत है? नहीं, मैंने नहीं कम अज़ कम देखी। लेकिन इरफान सदीकी साहब ने एक ट्वीट किया है पाकिस्तान की जुडिशरी के ख़िलाफ़, ये कहने के लिए कि बरतानिया के अंदर जो मुल्क है, जिस मुल्क में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इस मुल्क की अदालतों ने ब्रिस्टल और साउथपोर्ट के जो फसादात हुए हैं उस पर तो फौरी तौर पे एक्ट किया, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों ने 9 मई के वाक़यात के ऊपर 15 महीने गुजर गए हैं, किसी को उन्होंने सज़ा नहीं दी। पहली जो हिपोक्रेसी है, इसको मैं ज़रा री एम्फसाइज़ करूँ कि अच्छा, इसकी एक स्टोरी बनी है बहुत बड़ी, 1000 वर्ड से ज़्यादा बड़ी स्टोरी पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अखबारात में बनाई गई है। ज़ाहिर है कहीं से हुक्म आ गया होगा, मैसेज आ गया होगा, तभी बनाई होगी, वरना इसका क्या आप कह सकते हैं। तो वहाँ पर 1000 वर्ड से ज़्यादा की स्टोरी बनाई है। क्यों? क्योंकि ये नहीं है कि इरफान सदीकी साहब ने ये पार्लियामेंट में कहा है या कहीं अदालत के सामने कहा है, ये उन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्विटर पाकिस्तान के अंदर बैन है, लेकिन इसकी स्टोरी 1000 वर्ड की जो है वो बन गई है। इस बेशर्मी के ऊपर, इस मुनाफ़िकत के ऊपर ना तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून को शर्म आ रही है, ना सेनेटर इरफान सदीकी साहब को शर्म आ रही है। और उसमें वो कह रहे हैं, अब ये इरफान सदीकी साहब भी भूल गए और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के जिस कॉरेस्पॉन्डेंट बेचारे की ड्यूटी लगाई गई है, वो भी ये भूल गया कि भाई बरतानिया के अंदर या यूरोप के अंदर लोगों के मुकदमे ओपन ट्रायल में हो रहे हैं CCTV फुटेज की मदद से, और ये रेस राइट्स हैं जो बरतानिया में तकरीबन 14 बरस के बाद, 12-13 बरस के बाद इस किस्म के रेस राइट्स हुए हैं, जहाँ एक तरफ एशियंस एंड ब्लैक्स हैं और दूसरी तरफ सफ़ेद इंतहा पसंद हैं। और ये एक नई हुकूमत है केयर स्टारमर की, जिसको फेल करने के लिए जो यहाँ की इंतहा पसंद सफ़ेद फॉर्म पार्टीज़ हैं, उन्होंने एक एजेंडे और हथकंडे को इस्तेमाल किया है, पूरे निज़ाम के ऊपर जो है वो उन्होंने हमला किया है। इसका कोई कंपैरिजन जो है वो पाकिस्तान के उस नाटक से नहीं हो सकता जहाँ चंद फ़ौजी अफसरान ने और इरफान सदीकी साहब की जमात ने मिल के पाकिस्तान की रियासती इदारों के ख़िलाफ़ एक नाटक खेला 9 मई के नाम से। और उसके बाद इरफान सदीकी साहब पाकिस्तान की अदालतों को बुरा भला कह रहे हैं। इरफान सदीकी साहब और वो रिपोर्टर जिसकी मदद से स्टोरी छपवाई गई है, वो ये भूल ही गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार करके उनको मिलिट्री कोर्ट्स के सामने लाया गया है और ये मामला अभी तक पेंडिंग है। और दुनिया में, मगरब में किसी भी तहज़ीब याफ्ता माशरे के अंदर फ़ौजी अदालत के सामने सिविलियंस का ट्रायल जो है वो नहीं होता। इरफान सदीकी साहब और वो रिपोर्टर जो हैं वो ये भूल ही गए कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक पिटिशन भी मूव की हुई है कि एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। सिर्फ इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने ही ऐसी पिटिशंस मूव नहीं की, हाई कोर्ट्स के अंदर भी ऐसी पिटिशंस हैं और भी सैकड़ों लोग ये कहते हैं कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए मई 9 के वाक़यात की। इसकी तमाम फुटेज जो सरकार प्रेजेंट करती है, जो लोग प्रेजेंट करते हैं, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है कि कैसे इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, कौन थे गिरफ्तारी का ऑर्डर करने वाले, कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस गिरफ्तारी को गलत करार दिया, कैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्री रूम के अंदर शीशे और दरवाजे तोड़ के गिरफ्तारी की गई, इन तमाम मामलात की टाइम सीक्वेंस के साथ जो है, ख़ास करके लाहौर में जो कुछ हुआ उसकी तहकीकात होनी चाहिए। एक फेयर, ओपन, ट्रांसपेरेंट तमाम एंगल से जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और फिर इस मामले की तह तक पहुँचा जाए। आपको याद होगा कि पिछले दोनों वीलॉग्स में मैंने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि जब इमरान खान इसके बारे में डिफरेंट स्टेटमेंट्स देते हैं कि मैं कंडीशनल माफ़ी, वो तो खैर इमरान खान बेचारे ने नहीं कहा कि मैं कंडीशनल माफ़ी मांगना चाहता हूँ, उसकी इंटरप्रिटेशन कर दी गई है, लेकिन मेरा ये उनको ये भी नहीं कहना चाहिए, उनको सिर्फ ये कहना चाहिए कि मैं बाकी तमाम लोगों की तरह ये चाहता हूँ कि ये मामला गलत हुआ, इसकी एक कंप्लीट ट्रांसपेरेंट जुडिशल इंक्वायरी हो और इस मामले की तह तक पहुँचा जाए कि ये क्या हुआ। तो वो इरफान सदीकी साहब को भी याद नहीं है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं उनको भी याद नहीं है। ये दूसरी एग्जाम्पल मैंने इस निज़ाम की मुनाफ़कत की, जो पूरा झूठ के ऊपर खड़ा हुआ है, जिसकी हर ईंट, हर पत्थर, हर गारा जो है वो झूठ पे खड़ा है, वो मैंने एग्जांपल दी। अब इसके साथ एक छोटा सा कंट्रास्ट ये रख लें कि यही जो अखबार है एक्सप्रेस ट्रिब्यून, इसलिए शुरू में मैंने आउटसेट में कहा कि ये मुनाफ़कत पूरे निज़ाम की अरशद नदीम एक्सपोज कर रहा है। अब वहाँ पर देखें कि इसी अखबार के अंदर कोई पता नहीं 150-200 वर्ड की छोटी सी स्टोरी लगी है कि सनम जावेद के एक बार फिर नाकाबिले जो गिरफ्तारी के वारंट हैं वो लाहौर की एक ATC ने इशू कर दिए हैं। ये वही सनम जावेद है जिसको 9 मई के बाद ग़ालिबन दर्जों दफ़ा मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर गिरफ्तार किया गया। आखिरी दफ़ा जो ख़बर आई थी वो ये कि गुजरांवाला में
के केस में उसको लाहौर हाई कोर्ट ने छोड़ दिया, फिर उसको दोबारा इस्लामाबाद की पुलिस ने पकड़ के कोयटा की पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन कोयटा की पुलिस उसे कोयटा ना ले जा सकी बिकॉज हाई कोर्ट ने कहा था कि उसको कहीं और ले जाया जो है वो नहीं जा सकता। होना तो ये चाहिए था अगर एक्सप्रेस ट्रिब्यून को ज़रा शर्म आती, रत्ती भर चुल्लू भर पानी में डूबने वाली शर्म आती, कि इस वाक़े के ऊपर 1000 वर्ड की इस डेवलपमेंट के ऊपर स्टोरी लिखते कि इसका बैकग्राउंड क्या है, पस मंज़र क्या है, कैसे अदालती फ़ैसलों को पस पुश जो है हाई कोर्ट के फ़ैसलों को डाला जा रहा है। लेकिन बेचारे एक्सप्रेस ट्रिब्यून को हुक्म आया होगा ऊपर से और उन्होंने एक 1000 वर्ड से ज़्यादा की स्टोरी इरफान सदीकी साहब की एक ट्वीट के ऊपर, उस ट्वीट के ऊपर जो ट्विटर ही पाकिस्तान के अंदर बैन है उसके ऊपर स्टोरी जो है वो बना दी गई है। आज के दिन में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो है जहाँ जमात इस्लामी की बड़ी कंफ्यूज पॉलिटिक्स जो है वो हमारे सामने आ रही है। अभी पिछले चंद दिन पहले उन्होंने अपना धरना ख़त्म किया, जो उन्होंने कहा था कभी ख़त्म ही नहीं होगा और कई शहरों में जारी रहेगा। अब उन्होंने दोबारा ये कह दिया है कि ये जो दिन अब शुरू हो रहा है संडे का, आपसे चंद घंटे में, इसमें लाहौर में जो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट जो हैं उनके दफ्तर के सामने बिजली के नरखों के ऊपर जमात इस्लामी दोबारा एक धरने का स्टार्ट करेगी। जो लाहौर के चैप्टर के उनके हेड ने कहा है, उनके नाज़िम ने कहा है, और जो उनके ओवरऑल अमीर हैं जनाब नईमुर रहमान साहब, उनकी हदायत के ऊपर ये शुरू किया जा रहा है। ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि जमात इस्लामी ने जो पिछला धरना ख़त्म किया उसमें उन्होंने क्या अचीव किया, बिकॉज जब उन्होंने धरना ख़त्म किया और उन्होंने कहा कि 45 दिनों का एक उनका एग्रीमेंट या मायदा हो गया हुकूमत के साथ मुख्तलिफ चीज़ों पर, उसके साथ ही हुकूमत ने ठक करके ₹2.5 बिजली के जो नरख हैं उसमें इजाफा कर दिया। तो जमात इस्लामी की पॉलिटिक्स से वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं, क्या अचीव कर पाए हैं, ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा। और जो टास्क फोर्स बनाई गई है इंडिपेंडेंट पॉपुलर इश्यूज़, उसका क्या होगा वो भी क्लियर नहीं है। एक चीज़ सिग्निफिकेंट हुई है लेकिन उसकी भी अहमियत कोई बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सीनियर प्यूनी जज जनाब मंसूर अली शाह साहब इस्लामाबाद के अंदर एक ह्यूमन राइट के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था माइनॉरिटी राइट्स के हवाले से 2014 का, उसके हवाले से कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे शामिल हुए, जहाँ मंसूर अली शाह साहब ने अपने पिछले दिन के कमेंट्स को दोबारा दोहराया जब उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स और फैसले हैं उनको ना मानने का कोई हक जो है या राइट जो है वो इंतज़ामी ढांचे के पास नहीं होता, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अहमियत रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की स्ट्रक्चर के अंदर ऑपरेट करती है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करना इंतज़ामी ढांचे की जिम्मेदारी है। अब ये स्टेज के ऊपर वैसे क्लियर नहीं है। वैसे पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग अखबारात और पाकिस्तान के व्लॉगर्स ने इसका मतलब ये निकाला है कि वो ये कह रहे हैं कि जो रिज़र्व जजमेंट आई है, रिज़र्व और माइनॉरिटी सीट्स की जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी जजमेंट 12 जुलाई की, और जिसको हुकूमत नहीं इम्प्लीमेंट करना चाह रही है, जिसके लिए उसको फेल करने के लिए, ना इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने एक पार्लियामेंट में इलेक्शन एक्ट की अमेंडेड वर्जन वो ले आए हैं 2017 का, जिसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया है। और वो कह रहे हैं कि हम वो जो 41 सीटें रह गई हैं तहरीक इंसाफ की, उनके ऊपर हम उनको नहीं हिस्सा बनने देंगे नेशनल असम्बली का। तो ज़राए इब्लाग इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब ने उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की। लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल फैक्चुअल तरीके से देखें तो मंसूर अली शाह साहब ने ये कॉमेंट किया है कि जो 2014 का माइनॉरिटी राइट्स पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसे भी सही तरह से पाकिस्तान के इंतज़ामी ढांचे ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, और मंसूर अली शाह साहब के कमेंट को उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जा सकता है। मंसूर अली शाह साहब कितने डिटर्मिन्ड हैं सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी डिसीजन को, चूँकि वो सीनियर प्यूनी जज हैं, इंशाअल्लाह ताला उनको सितंबर के एंड में या अक्टूबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है, ये अगले चंद दिनों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज इसी चीज़ को पाकिस्तान में सबसे पॉजिटिव तरीके से देखा गया। बहुत ज़्यादा गुल को पड़ा इस पर लोगों ने मचाया है, लेकिन इसकी हकीकत जो है वो चंद दिनों में खुल के हमारे सामने आ जाएगी। एक क्विक कॉमेंट में बांग्लादेश के हवाले से कर दूँ। लोग अभी तक शादियाने बजा रहे हैं बांग्लादेश में अवाम और स्टूडेंट्स की फतह के ऊपर, जहाँ एक इंटरिम गवर्नमेंट बन चुकी है और नाहिद इस्लाम जो वन ऑफ द स्टूडेंट लीडर्स हैं वो भी उसके कैबिनेट मेंबर हैं। मुझे बहुत ख़तरा है, मैं आगे देख रहा हूँ कि चूँकि हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी पाई जाती है कि बांग्लादेश के ऊपर से उनका जो सियासी और एडमिनिस्ट्रेटिव असर रसूख था वो चैलेंज हो गया है। वो अब पूरी कोशिश कर रहे हैं और कि वापस उस इन्फ्लुएंस को गेन किया जाए। मैंने पिछले व्लॉग में भी इसका जिक्र किया था कि कैसे शेख हसीना के साहिबजादे जो हैं वो अब दोबारा बांग्लादेश की पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। हालांकि पहले वो भेजते थे कि मैं तो बांग्लादेश के लोगों के ऊपर लानत भेजता हूँ और बांग्लादेश के लोगों की खातर हमारे ख़ानदान ने जो कुछ करना था हम कर चुके। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर से जिस चीज़ को टूल बनाया जा रहा है बहुत ही एग्जैजरेटेड शक्ल में, इसके ऊपर मैं एक डिटेल व्लॉग बाद में करूँगा, वो ये है कि हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा हमले हो रहे हैं और मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को यूज़ किया जाएगा बांग्लादेश की फ़ौज के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। और यही बांग्लादेश के आर्मी चीफ जो है वकारो जमा साहब, जिसको इस वक्त लोग समझ रहे हैं कि उन्होंने बड़ी मेहरबानी की बांग्लादेश के स्टूडेंट्स पे, वो मजबूरी थी उनकी, कुछ कर नहीं सकते थे। इन्हीं को मुझे शक ही है कि इस्तेमाल किया जाएगा अनलेस कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और बांग्लादेश के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा
कॉन्शियस और अवेयर होंगे और वो इस फ़ौज को ये नहीं करने देंगे, अदरवाइज़ आप जनरल साहब के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर सकते। फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।